एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस ln mod x। किया था आप लोगों ने? किया था आप लोगों ने? हेलो मिस्टी, गुड इवनिंग प्रियांशु। 2x स्क्वायर माइनस ln mod x, अगर हम इसके डोमेन के बारे में बात करें, है ना, डोमेन जरूर चेक कर लें, है ना, डोमेन जरूर चेक कर लें। जीरो पे मुझे लगता है डोमेन नहीं है, तो x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो। दूसरी चीज हम देख सकते हैं, फंक्शन इवन है, क्योंकि x की जगह माइनस x से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कुछ नोटेशन या सॉरी कुछ ऑब्जर्वेशन से हमें थोड़ा फायदा हो जाता है। क्या फायदा हो जाता है कि ग्राफ जैसे आधे लेंथ के लिए बनाना होगा, आधा हमारा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ्स y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होने वाला है, राइट। अच्छा, 2x स्क्वायर माइनस ln mod x की अगर हम बात करें, है ना, इसके डेरिवेटिव पे चलना पड़ेगा दोस्त, तभी पता चलेगा। तो f डैश x कितना आ रहा है? f डैश x आ रहा है 4x, और ln mod x का डेरिवेटिव बहुत बार बतला चुका हूं, है ना। ln mod x का डेरिवेटिव होता है 1/x। किसी को शक है तो देख लीजिएगा। ln mod x का डेरिवेटिव इज 1/x। कैसे सर? तो जीरो पे डिफाइन नहीं है, जीरो पे ऑफ कोर्स डिफाइन नहीं है। x पॉजिटिव के लिए ln x, x नेगेटिव के लिए ln माइनस x, है ना। तो कुछ खूंखार बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं कि ln x का 1/x, तो ln mod x का सेम डिजाइन के हिसाब से 1/mod x, है ना। तो ln x का 1/x, तो ln mod x का 1/mod x, ये थोड़ा सा गलत डिजाइन है ना, गलत रट्टा पड़ जाएगा। आप देखिएगा x पॉजिटिव के लिए ln mod x का ln x है, ln x का डेरिवेटिव कितना आएगा दोस्त? 1/x। को मुझे ln माइनस x का डेरिवेटिव, उसका भी 1/x ही है, क्योंकि ln माइनस x का सबसे पहले तो आएगा 1/-x, और माइनस एक्स का फिर से -1 आएगा। तो अगर आप इसका भी डेरिवेटिव चेक करते हैं ना, तो 1/-x, और माइनस एक्स का जब -1 आता है ना, तो ये 1/x होता है। यानी कि दोनों साइड से डेरिवेटिव कितना आएगा आपका? 1/x, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। तो कोई मुझसे ln mod x का डेरिवेटिव बोलेगा तो मेरा आंसर होगा 1/x। अच्छा, तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं भैया। तो 4x स्क्वायर माइनस 1/x विच हैज टू फैक्टर्स। ओके, 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1/x, 2x प्लस 1/2x माइनस 1/x। और अगर हम लोग अब बात करें, देखिएगा ध्यान से, तो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं कुल मिला के, -½ 0 एंड हाफ। जीरो पे बात नहीं हो सकती, हाफ के आगे पॉजिटिव ऑफ कोर्स, है ना। वेवी का मेथड, माइनस प्लस माइनस, है ना। तो दिस इज द इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। कोई बोलेगी सर इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या है सर जी? तो इंटरवल ऑफ डिक्रीज मुझे लग रहा है कि देखो बेटा, माइनस इंफिनिटी से -½ यूनियन 0 से हाफ, और इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या है भाई? -½ से 0 यूनियन हाफ से इंफिनिटी। ये है इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, ये है इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। ग्रेट 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 गाइस। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसके ग्राफ पे बात करते हैं। अब इसके ग्राफ पे बात करते हैं ना। तो देखो, ग्राफ बनाने के लिए 4 स्टेप्स अपन दिमाग में रखें, है ना। ग्राफ स्केचिंग के लिए 4 स्टेप्स तो हमेशा ध्यान में रखे ही रखें। ग्राफ स्केचिंग के लिए 4 पॉइंट्स को हमेशा हम ध्यान में रखे ही रखें। जिससे पहली चीज है फाइंड डोमेन। पहली चीज है फाइंड डोमेन, है ना, कि डोमेन लिखना बहुत जरूरी है, अच्छी तरीके से डोमेन लिखना बहुत जरूरी है ना। अब डोमेन लिखने का मतलब क्या है? डोमेन, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है ना ग्राफ व्राफ बनाने में, तो डोमेन को सबसे अच्छी तरीके से पहले तो फोकस कीजिए ना। डोमेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोमेन ही जड़ है। अगर डोमेन सही सही आपने देख लिया, तो सब चीजें धीरे धीरे सही सही होने लग जाएंगी, है ना। अब जैसे डोमेन मान लो कि हमने निकाला, और उसको बिल्कुल अच्छे से देखो। जैसे अगर कभी डोमेन आया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो भाई जब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी डोमेन आएगा, तो माइनस इंफिनिटी पे और इंफिनिटी पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता करना पड़ेगा कि माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी फंक्शन कहां जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपने डोमेन निकाला, कुछ ऐसा आ गया, ए से बी यूनियन सी से डी, ऐसा कुछ डोमेन आ गया, मुझे नहीं पता, हाँ, ऐसा डोमेन आ गया। तो बेटा अगर ऐसा डोमेन आ गया, तो भी आप देखिएगा कहां कहां की फंक्शनल वैल्यूज निकालना इंपॉर्टेंट है। सॉरी, कहां कहां की लिमिटिंग वैल्यूज निकालना इंपॉर्टेंट है। एक तो ए प्लस की लिमिटिंग वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? क्योंकि ए पे तो नहीं फंक्शन डिफाइंड है, बट ए के आगे कहां से शुरू करूं, है ना, ए के आगे कहां से शुरू करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल होगा। यानी ए प्लस पे वैल्यू निकालनी बहुत जरूरी है। दूसरी वैल्यू बी पे निकलेगी, एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट निकालना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ए से बी में ग्राफ कैसे आएगा? वो डीवाई बाई डी बतला देगा कि डीवाई बाई डी ए से बी में कैसे बिहेव कर रहा है, वो इंक्रीज डिक्रीज वो सारी फील देगा उसमें, है ना। तो लेकिन हमें फंक्शनल वैल्यूज में क्या क्या निकालना है। मान लीजिए डोमेन आया, अगर ये डोमेन आ गया आपका,
तो आपको ए प्लस पे वैल्यू निकालनी चाहिए। समझ रहे हो? आपको कहां वैल्यू निकालनी चाहिए? ए प्लस, क्योंकि ए पे डिफाइन नहीं है। तो ए के आगे कहां कहां पेन रखें, है ना? ऊपर से नीचे तक में कहां से स्टार्ट करें, तो वो दिमाग में लाना बहुत जरूरी है। तो ए प्लस पे वैल्यू निकालनी जरूरी है। ए प्लस पे क्या निकलेगा? लिमिटिंग वैल्यू। बी पे डिफाइंड है तो एफ ऑफ बी निकालना पड़ जाएगा ना, एफ ऑफ सी भी निकालना पड़ेगा, और डी पे क्या निकालना पड़ेगा? डी माइनस, डी माइनस, डी माइनस। और भी कुछ वैल्यूज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर जीरो डोमेन में, तो जीरो पे वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां मैक्सिमम मिनिमा हो रहा है वहां फंक्शनल वैल्यूज निकालना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि पहला स्टेप है फाइंड डोमेन, सेकेंड फाइंड ऑल सुटेबल लिमिटिंग और फंक्शनल वैल्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल दी कि भाई जहां जहां फंक्शनल वैल्यूज निकालने की जरूरत है, जैसे फंक्शनल वैल्यूज कहां होंगी? जैसे एंड पॉइंट है डोमेन की, है ना? अगर डिफाइंड है वहां तो एंड पॉइंट, या फिर लिमिटिंग वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी वहां पे। जीरो डोमेन में है तो एफ ऑफ जीरो निकालना पड़ेगा, जीरो है डोमेन में तो एफ ऑफ जीरो निकालना पड़ेगा। बहुत बार बच्चों को लगता है कि जीरो पे तो सर फंक्शन जीरो से ही पास करता है ना? ये बहुत बड़ी विडंबना है भाई। ऐसा नहीं कि जीरो पे जीरो से ही बात करता है, पास करता है, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना? तो जीरो पे वैल्यू कहाँ क्या है? फिर लिमिटिंग वैल्यूज, हाँ, मैक्सिमम मिनिमा जहां हो रहा है वो फंक्शनल वैल्यूज कितनी है, तो वो सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर तीसरा स्टेप आता है भाई dy बाई dx निकालना। ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेप है ना, क्योंकि dy बाई dx ही आपको बतलाएगा कि अब एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट तो आपने सारी वैल्यूज मार्क कर दी, तो बीच में फंक्शन नीचे से ऊपर जा रहा है या फिर ऊपर से नीचे जा रहा है, या फिर कहां कैसे लहरा रहा है ना फंक्शन, तो हमें उसके हिसाब से dy बाई dx के हिसाब से ही पता चलेगा। यानी dy बाई dx थर्ड नंबर पे जरूर निकालने, है ना? और जहां भी मैक्सिमम मिनिमम हो रहा है वहां फंक्शनल वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी, है ना? चौथा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कॉन्केविटी कैसे अप है, कॉन्केविटी आपको याद है ना? कॉन्केविटी इस तरह की चीजों को बोलते थे कॉन्केविटी, याद कीजिए इसको, बताया भी है, बहुत बार बतलाया। इसको हम लोग क्या कहते थे? कॉन्केव अप। इस तरह के शेप को हम लोगों ने क्या कहा था? कॉन्केव डाउन। तो अगर कभी इस तरह का कंफ्यूजन है कॉन्केव अप है कॉन्केव डाउन है, तो फिर आपको d2y बाई dx2 निकालना पड़ता है। d2y बाई dx2 निकालना होता है। जैसे ही d2y बाई dx2 निकालोगे, तो जहां जहां डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कॉन्केव अप होगा, जहां जहां डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है कॉन्केव डाउन होगा, जहां जहां dy बाई dx पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग, नेगेटिव, डिक्रीजिंग, ये सब तो मैंने बता ही दिया था, है ना? तो डबल डेरिवेटिव जहां पॉजिटिव है वहां कॉन्केव अप रहेगा, जहां डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है वहां क्या रहेगा? कॉन्केव डाउन। यानी आपके दिमाग से बहुत बड़ी सरदर्द दूर हो रही है। ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करने की इच्छा हो रही है, मतलब देख लेना ग्राफ ड्रॉ करने लायक भी हो, है ना? ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो आप। जितना हमें जेई के लिए जरूरत है वैसे ग्राफ्स की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई रैंडम सा फंक्शन लेके आप ग्राफ बनाएगा। तो आपके सर का दर्द हट चुका है, ये सॉरी आपके घुटने का दर्द हट चुका है, क्योंकि ये जो चारों पॉइंट्स अगर आपने इसको मोर और लेस फॉलो कर लिया तो कोई भी ग्राफ बनाना आपके लिए कठिन नहीं है। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है डोमेन, दूसरी चीज कुछ लिमिटिंग वैल्यूज और कुछ फंक्शनल वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो निकालना बहुत जरूरी है। वो मैं बतला दिया, वो डोमेन ही बतलाएगा कि कौन सी लिमिटिंग वैल्यूज कौन सी फंक्शनल वैल्यू। dy बाई dx इंक्रीज डिक्रीज बताएगा। डबल डेरिवेटिव बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं है हमारे सवालों में, अनलेस क्वेश्चन ही इस पे फोकस्ड हो। ये सुनना, ये जो लास्ट लाइन बोल रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर क्वेश्चन कॉन्केविटी से रिलेटेड ही है तब तो आपको ये निकालना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कहां ऊपर कहां कॉन्केव अप है कहां कॉन्केव डाउन है। लेकिन कॉन्केविटी से रिलेटेड नहीं है, जैसे रेंज निकालना है तो थोड़ा तुम कॉन्केविटी नहीं भी निकालोगे ना और कॉमन सेंस के आइडिया से भी ड्रॉ करते हो ना, तो बन जाता है ना? तो इसलिए डबल डेरिवेटिव में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, लेकिन हाँ कहीं जरूरत पड़ेगी तो यूज करूंगा। तो अब चलिए इसके ग्राफ पे आते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा साहब कि एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस एल एन मॉड एक्स। तो पहले तो डोमेन लिखा मैंने इसका, तो क्या आया भाई? माइनस इंफिनिटी से जीरो, एकदम ओपन करके लिखिए, है ना? तभी आपको पता चलेगा कहां कहां वैल्यूज निकलेंगी, है ना? जीरो से इंफिनिटी, ठीक बात है। अब हमें पता है कि माइनस इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना? माइनस इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टाइप का आ रहा है, माइनस इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टाइप का आ रहा है, और इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ रहा है, दोनों तरफ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ रहा है। और फंक्शन क्या है? सिमेट्रिकल ऑरिजिन के अबाउट। जीरो माइनस पे निकालें, जीरो माइनस पे या जीरो प्लस पे, तो जैसे लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग जीरो प्लस निकालते हैं, है ना? जीरो प्लस निकालते हैं, तो कैसे लिखूं इसको मैं? पहला वाला है टू एक्स स्क्वायर, तो ये तो जीरो
प्लस पे ये 0 प्लस ही हो जाएगा और ln 0 प्लस इज माइनस इंफिनिटी, सॉरी ln 0 प्लस इज माइनस इंफिनिटी, बट दिस इज गोइंग टू बी प्लस इंफिनिटी, क्योंकि ln 0 प्लस माइनस इंफिनिटी और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी, है ना। सर मेथड के बड़े के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, बड़े के नहीं समझ में आ रहा है बेटा, क्या बड़े के, मैं बड़े के रिकॉर्डेड लेक्चर्स की धार मिलेगी, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया आपने, समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो भाई 0 प्लस पे तो इंफिनिटी जाएगा, है ना। और देखिए इसका डोमेन, उसका वो मोनोटोनिसिटी, तो माइनस सॉरी हाफ, इधर माइनस हाफ और ये 0, थोड़ा थोड़ा मार्क कर देता हूं ना, प्लस माइनस, है ना, तो इधर इंक्रीज, इधर डिक्रीज, इधर इंक्रीज और इधर डिक्रीज। ऑफ कोर्स 0 प्लस पे इंफिनिटी जा रहा है तो इसके आगे डिक्रीज ही करेगा तो कॉमन सेंस है वैसे तो, है ना, हाफ तक तो डिक्रीज ही करेगा, हाफ तक तो डिक्रीज ही करेगा, हाफ के आगे क्या करेगा, इंक्रीज, है ना, इंक्रीज करके अब किधर जाएगा ये देखना पड़ेगा। तो वैसे तो लग रहा है इंफिनिटी तक ही जाएगा बट देख लेते हैं। और वैसे देखो स्पीड के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत तेजी से इंफिनिटी ले जाएगा और ये थोड़ा कम ही तेजी से ले जाएगा, है ना। तो वैसे तो दिख रहा है मुझे कि ठीक है, चलो एक्स अप्रोचिंग इंफिनिटी भी निकालते हैं, चलो हटाओ। तो 2x स्क्वायर माइनस ln x है, वैसे दिख रहा है कि इंफिनिटी ले जाएगा ये, है ना, बट फिर भी अगर लग रहा हो तो देख लीजिए एक बार और, है ना। वैसे मैं बताऊं कि देखो f डैश x अगर 4x माइनस 1/x है ना, अलग अलग तरीके से आपको समझा देता हूं। f डैश x अगर 4x माइनस 1/x है दोस्त, तो f डबल डैश x होगा 4 प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखो ये कॉनकेव अप होगा हमेशा, हमेशा क्या होगा, कॉनकेव अप होगा, सुनना ध्यान से। तो इसके बाद ये डिक्रीज करेगा और कॉनकेव अप रहेगा, बेटा कॉनकेव अप रहेगा ना तो फिर ये ऊपर ऊपर ही जाएगा। आप सोचो क्यों क्योंकि कॉनकेव अगर अप रहना है तो इसको ऐसे ही जाएगा, क्योंकि अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं सर ऐसे नहीं जाएगा, सपोज कर लो कोई कहता है कि नहीं नहीं सर ऐसे नहीं जाएगा, है ना, ये ऐसे जाएगा और फिर इसके बाद ऐसे कुछ ऐसे हो जाएगा। तो बेटा अगर कोई बोलता है कि ऐसे जाके फिर ये ऐसे कुछ चेंज होगा तो भाई कॉनकेव डाउन होना पड़ेगा इधर, है ना, कॉनकेव डाउन होना पड़ेगा। आप देखो तो कॉनकेव डाउन होना पड़ेगा तो हम लोग बोले कि बात गड़बड़ हो जाएगी, बात गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव अप हो तो ऐसे ही जाएगा, इंफिनिटी जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा कि इंफिनिटी क्यों जाएगा तो मैं लिमिट निकाल के दिखा देता हूं आपको, दिखेगा। इसको लिख दीजिए आप ln e की पावर 2x स्क्वायर, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको, और माइनस ln x, ये 2x स्क्वायर है बैक टू, और इसको आप लिख दीजिए ln e की पावर 2x स्क्वायर अपॉन x। अब जो बच्चे समझदार हैं और जो नहीं समझदार हैं, दोनों ही समझदार बनने की कोशिश कर लीजिए, है ना। बाकी जो समझदार है उनको तो समझ में आ गया होगा कि ये कहां जाएगा क्योंकि e की पावर 2x स्क्वायर है, x अप्रोचिंग इंफिनिटी पे ये बहुत भारी है, बहुत भारी। देन x को बोले x भी तो इंफिनिटी जा रहा है सर, भाई x इंफिनिटी जा रहा है लेकिन जिस रेट से e की पावर 2x स्क्वायर जा रहा है x नहीं जा पाएगा। और अगर वो भी नहीं चमके तो आप लॉपिटल सोच लीजिए कि e की पावर 2x स्क्वायर अपॉन x, x अप्रोचिंग इंफिनिटी पे अगर मैं लॉपिटल लगाऊं तो नीचे वाला तो 1 हो जाएगा और ऊपर वाला देखो हर तरीके से बतला दिया, एवरी पॉसिबल वे। अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है यार तो तुमको मेहनत करने की बहुत जरूरी है ना। तो अब यहां से देखिए ऊपर वाला भी इंफिनिटी जा रहा है तो ऑफकोर्स हम लोग बोले कि लिमिटिंग वैल्यू कहां चला जाएगा, इंफिनिटी, है ना, कहां चला जाएगा, इंफिनिटी। तो वो दिख भी रहा है, कॉन्केविटी से बता दिया कि कॉन्केव अप रहेगा तो कॉन्केविटी चेंज नहीं हो पाएगा तो उसको इंफिनिटी ही जाना पड़ेगा। कोई बोले सर इधर की साइड ग्राफ कैसे बनाओगे, सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा, क्योंकि मैंने बताया ना इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन है, हाफ पे वैल्यू और माइनस हाफ पे वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। ठीक है भाई लोग, समझ में आ गई बात। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के बाद बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मिलेगा, उसी में उसी फोल्डर में आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, है ना। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के बाद अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें टेंजेंट नॉर्मल हुआ था, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फोल्डर होगा, कोशिश कीजिएगा ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। क्लियर है तो बताओ भैया।
चलिए एक और सवाल बच गया था। ठीक है, तो ये जो ग्राफ जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा, है ना। अब ऐसा नहीं कि हर जगह वही यूज करते रहिएगा, कहीं कॉमन सेंस लग के बन रहा हो तो कॉमन सेंस लगा लीजिएगा यार, है ना, क्योंकि उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, है ना, कॉमन सेंस से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज का, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो x अपॉन ln x के ग्राफ के बारे में अब बात करेंगे दोस्त, है ना। यहाँ पे बहुत क्लियर है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। x should be greater than 0 and x should not be equal to 1, है ना। x 1 नहीं हो सकता है, x 1 नहीं हो सकता है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्योंकि 1 पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0। चलिए f डैश x निकालते हैं भाई, क्वेश्चन रूल लगेगा, है ना, x x मत काट दीजिएगा कि नीचे सर ln बच गया। तो ln स्क्वायर x ln x, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x छोड़ देंगे और ln x का 1/x, तो x का कटना तय है और इधर बनेगा आपका ln x माइनस 1 अपॉन ln स्क्वायर x। अच्छा, आप में से हर एक बच्चों को ये समझ में तो आता होगा यार कि ln स्क्वायर x तो पॉजिटिव क्वांटिटी इन द गिवन डोमेन, है ना। ln स्क्वायर x तो कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव। यानी हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीजिंग कहां होगा, ln x जब 1 से बड़ा हो, है ना। चाहो तो आप ऐसे प्लॉट कर लो 0 1, ln x जब 1 से बड़ा हो यानी इधर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ln x 1 से बड़ा मतलब x e से बड़ा, सॉरी सॉरी, यानी x e से बड़ा, तो यानी एक पॉइंट आएगा इधर e के आगे इधर पॉजिटिव रहेगा और इधर की साइड नेगेटिव रहेगा, बस 1 पे डिफाइन नहीं होगा। अरे आप सोचो ना, जब ln x 1 से बड़ा होगा तो x e से बड़ा होगा, e से बड़ा होने का मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, e से छोटा मतलब ln x 1 से छोटा और इधर नेगेटिव, 1 पे डिफाइन नहीं होगा, इसलिए दो बार लिख दिया मैंने, है ना। तो इधर क्या करेगा भाई, डिक्रीज। शुरू करते हैं। एक और क्वेश्चन बच गया था शायद, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज x अपॉन ln x, है ना, यहां तक कर लिया था अपन ने। तो इसका मतलब हम लोग बोले कि व्हाट इज द इंटरवल ऑफ इंक्रीज, इंटरवल ऑफ इंक्रीज इज e से इंफिनिटी और इंटरवल ऑफ डिक्रीज इज गोइंग टू बी गाइस 0 से 1 और यूनियन 1 से e, है ना, यूनियन 1 से e। अब देखना, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि 0 के आगे ही बनाएंगे, है ना, 0 के आगे ही बनाएंगे। दूसरी बात x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है दोस्त, तो अगर x इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं है तो 1 पे एक वर्टिकल लाइन बना लीजिए, 1 पे वर्टिकल लाइन बना लीजिए। उससे होगा क्या कि देखिएगा, अच्छा सबसे पहली चीज समझिएगा कि डोमेन अगर इसका लिखेंगे हम तो ऐसे आएगा 0 से 1, बोला था ना, बिल्कुल ओपन करके लिखिए, यूनियन 1 से इंफिनिटी, ऐसे आएगा डोमेन 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, लाइक दिस। तो यानी कि आपको 0 प्लस पे निकालना पड़ेगा वैल्यू, 0 पे तो नहीं निकाल पाएगा लेकिन 0 प्लस पे निकालना पड़ेगा कि 0 प्लस पे कहां जा रहा है, सुनिएगा ध्यान से। 0 प्लस पे बेटा ये 0 प्लस जा रहा है और ये जा रहा है माइनस इंफिनिटी, तो 0 प्लस यानी ऊपर 0 जा रहा है और नीचे अगर माइनस इंफिनिटी जा रहा है तो ये ऊपर तो 0 ही जा रहा है ना फिर से, है ना। तालो ले क्या है कि ओवरऑल ये 0 जा रहा होगा, ओवरऑल कहां जा रहा होगा 0। 0 से 1 में ध्यान रखिएगा कि फंक्शन थ्रू आउट डिक्रीज कर रहा है, थ्रू आउट डिक्रीज कर रहा है मतलब इस तरीके से ग्राफ बनेगा और x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है मतलब ऐसा वर्टिकल। आप समझ पाए क्या हुआ, 0 प्लस पे फंक्शन जाएगा 0 के पास, कैसे जाएगा 0 के पास सर, तो ऊपर वाला क्वांटिटी 0 प्लस है ना, तो 0 गया ऊपर वाला, नीचे वाला माइनस इंफिनिटी है तो समथिंग अपॉन माइनस इंफिनिटी इज एक्चुअली 0, तो ऊपर 0 है और नीचे भी माइनस इंफिनिटी का मतलब 0 ही जा रहा है, तो यानी कि 0 और उसके बाद फंक्शन डिक्रीज करते करते कहां तक चला जाएगा आपका माइनस इंफिनिटी। कोई पूछे 1 माइनस पे क्या माइनस इंफिनिटी जा रहा है क्या सर, यस। देखना 1 माइनस पे यानी 1 से जस्ट छोटे के लिए ये 1 जा रहा है करीब करीब, और ये क्वांटिटी 1 से छोटे के लिए कहां जा रहा होगा 0, बट नेगेटिव साइड से, क्योंकि ln 1 एग्जैक्ट 0 होता है, तो 1 से जस्ट पहले लॉग क्या होगा 0 से बड़ा या 0 से छोटा, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा मतलब नेगेटिव 0 और ऊपर 1 है, तो ऊपर 1 है और नीचे नेगेटिव 0 है, यानी कहां चला जाएगा माइनस इंफिनिटी। को बोले 1 प्लस पे सर, तो 1 पे तो डिफाइन नहीं है लेकिन 1 प्लस पे ये 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा होगा और ऊपर 1, तो 1 अपॉन 0 प्लस मतलब इंफिनिटी और उसके बाद घटना चालू होगा। कहां तक डिक्रीज करेगा भाई ई तक, ई पे इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ई अपॉन ln ई मतलब इसकी ई पे वैल्यू आएगी ई, इसके आगे फंक्शन इंक्रीज करेगा, ई के आगे फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज। एक बार कॉन्केविटी बदलता है यार ये, है ना। ये इसलिए क्योंकि मैंने पहले इसका चेक कर रखा है डबल डेरिवेटिव, तो इनकेस कॉन्केविटी की जरूरत है तब तो डबल डेरिवेटिव निकालिए,
लेकिन अगर कोई बोले कि सर मैं इसके आगे ऐसे बना दिया ग्राफ, है ना, ऐसे बना दिया, तो देखो कोई भी चीज पर फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी चीज में फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय ग्राफ के, कि कॉन्केविटी सर चेंज होनी थी, चेंज नहीं हुई। कोई पूछे कि सर सुनना ध्यान से, कोई पूछे सर कि फंक्शन कैसा है, 1 1 है, मिनी 1 है, तो आप देख के बतला सकते हो ना कि ग्राफ आप ऐसे बनाए हो या कॉन्केविटी चेंज करो, दोनों ही केस में मिनी 1 ही दिखेगा, दोनों ही केस में मिनी। कोई पूछे रेंज, तो रेंज पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0, ई से इन्फिनिटी। तो हम लोग कॉन्केविटी से ग्राफ के ऊपर कोई फर्क नहीं, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन ही था कि कॉन्केविटी कहां कैसा है, तो फिर आपको डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। चलिए डबल डेरिवेटिव निकालते हैं आपके लिए। ln की पावर 4x, है ना, ऊपर ln स्क्वायर x, और ln x माइनस 1 का 1 बाई एक्स, माइनस ln x माइनस 1 को सुरक्षित छोड़िए, और ln स्क्वायर x का 2 ln x इंटू 1 बाई एक्स, है ना, देख लो आप भी सब लोग, एक ln x लग रहा है कट जाएगा, और नीचे बनेगा x इंटू ln क्यूब x, और ऊपर एक ln x कट चुका है, तो यहां बचेगा ln x, और मेरे ख्याल से 1 बाई एक्स जा चुका है, ln x जा चुका है, तो माइनस 2 ln x और प्लस 2, देख लो। तो मुझे लग रहा है ऊपर 2 माइनस ln x अपॉन x ln क्यूब x, अगर सब कुछ करेक्ट है तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। चेक दिस, एक ln x कट गया, एक नीचे 1 बाई एक्स आ गया, तो ln x बचा ऊपर, माइनस 2 ln x प्लस 2, लाइक दिस, है ना। अब कोई पूछे सर इसका साइन चेक कीजिए, इसका साइन चेक कीजिए, तो देखो x पॉजिटिव है, तो इसका साइन चेक करने की जरूरत नहीं है ना। ये अपना साइन कहां चेंज करता है, 1 पे, 1 पे, 1 के आगे ये पॉजिटिव और 1 के पीछे ये नेगेटिव, है ना। तो अब देखना, दो पॉइंट्स प्लॉट कीजिए, एक तो 1 0, और ऊपर वाले के हिसाब से ई स्क्वायर, ऊपर वाले के हिसाब से ई स्क्वायर, ई स्क्वायर के आगे सोचिए, अगर x ई स्क्वायर से बड़ा है, x अगर ई स्क्वायर से बड़ा है तो ln x 2 से बड़ा हो गया, ln x 2 से बड़ा हो गया, तो ऊपर अगर 2 से बड़ा है और ये 2 है, तो ये नेगेटिव हो गया बेटा, और ये पॉजिटिव है, तो यानी कि इधर माइनस होगा, फिर इधर प्लस हो जाएगा, फिर इधर प्लस हो जाएगा, और फिर से इधर माइनस होगा, यानी 0 से 1 में कॉन्केव डाउन होगा। आप देखिए 0 से 1 में कॉन्केव डाउन है ना। 1 से ई स्क्वायर में कॉन्केव अप रहेगा, यानी कि ई स्क्वायर तक अगर आप देखिएगा ना इसका ग्राफ, ई स्क्वायर तक तो कॉन्केव अप रहेगा, ई स्क्वायर तक क्या रहेगा, कॉन्केव अप। जैसे मान लीजिए ई स्क्वायर यहां है, तो 1 से ई स्क्वायर में देखिए आप कॉन्केव अप है ग्राफ, और ई स्क्वायर के आगे फिर कॉन्केव डाउन है, मतलब इसके बाद ये चेंज होके जाएगा ऐसे, ऐसे। तो बस इतना सा फर्क पड़ा है ना, इतना सा फर्क पड़ा है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे ना, बस ये है कि ऐसे कॉन्केव अप से ऐसे हो गया। अगर आपने डबल डैश नहीं निकाला होता तो आपने ग्राफ ऐसे बना दिया होता, तो बोलता है सर प्रीवियस ग्राफ फिर तो गलत हो जाता है। देखो वैसे तो गलत हो जाता है टेक्निकली, बट अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के हिसाब से ग्राफ की जरूरत थी तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आती है ना। लेकिन ग्राफ में सवाल ही यही रहता है कि भाई किधर कॉनकेव अप है, किधर कॉनकेव डाउन है, तो ऑफ कोर्स फिर आपको डबल डेरिवेटिव निकाल के समझना पड़ेगा, है ना। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू 3 cos की पावर 4 प्लस 10 cos क्यूब x प्लस 6 cos स्क्वायर x माइनस 3 इन 0 टू पाई। ध्यान रखिएगा 0 से पाई में बतलाना है ना। करिए सॉल्व, हो जाए तो बताइए। हाँ मतलब उसमें आप कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह ऐड किए होते तो बड़ा अच्छा रहता, बाकी तो ठीक है। आपने 0 से लेफ्ट और पाई के आगे कुछ नहीं लिखा, दैट वाज सो नाइस ऑफ यू। अच्छा चलिए देखते हैं इसके डिफरेंशिएशन को। मेरे ख्याल से fx दिया हुआ है, f डैश x पे फोकस करें, f डैश x पे फोकस कीजिएगा तो मुझे लग रहा है 12 cos क्यूब x
और cos x का फिर माइनस साइन x प्लस 30 cos स्क्वायर x और फिर cos x का माइनस साइन x और प्लस 12 cos x और फिर cos x का माइनस साइन x। कुछ बाहर आ रहा है, मुझे लग रहा है कुछ बाहर आ रहा है बच्चों। 6 एक cos x भी बाहर आ रहा है, एक माइनस साइन x भी बाहर आ रहा है ना। अंदर क्या बच रहा है बच्चों, देखो 2 cos स्क्वायर x और इधर से बचेगा प्लस 5 cos x, क्योंकि हमने 6 निकाला है, और प्लस 2। चेक कर लीजिए, इसके भी फैक्टर्स हैं, इसके भी फैक्टर्स हैं ना। 6 cos x इंटू माइनस साइन x इंटू उसके फैक्टर्स हैं 2 cos x प्लस 1 इंटू cos x प्लस 2। 0 से पाई में है ना, 0 से पाई में 2-3 चीजों से हम बिल्कुल फ्री हैं। जैसे cos x प्लस 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज है। फिर sin x इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। और 6 का सोच लेना, मुझे तो लग रहा है ये भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो ये तीनों से हम अब टेंशन फ्री हैं। बस दो ही चीज है जहां पे हमें सोचना है, एक तो cos x और दूसरा है आपका 2 cos x प्लस 1। तो cos x और 2 cos x प्लस 1 को देखोगे तो cos x देखना 0 से पाई में cos x पाई बाई 2 पे 0 होगा बीचों बीच, और 2 cos x प्लस 1 अगर 0 हो रहा है तो cos x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस हाफ। मतलब कहां पे, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। अच्छा चलो अब देखते हैं, x को जब 0 से पाई बाई 2 में देखोगे ना, 0 से पाई बाई 2 में, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, सभी लोग सहमत होंगे, ध्यान से देख लीजिए। और 0 से पाई बाई 2 में cos x भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव नहीं हुआ, एक माइनस साइन आ गया। तो माइनस साइन आ गया मतलब यहाँ पे तो माइनस होगा, है ना, यहाँ पे माइनस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एक माइनस साइन है। फिर कोई पूछे सर पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 3 में सुनेंगे, पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 3 में cos x अब नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, और 2 cos x प्लस 1 पॉजिटिव है, तो यानी कि पॉजिटिव रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी आपको क्या लिखना चाहिए भाई, कि 0 से पाई बाई 2, है ना, 0 से पाई बाई 2 यूनियन 2 पाई बाई 3 से पाई, इट इज डिक्रीजिंग, है ना, एंड पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 3 इट्स इंक्रीजिंग। किसी को डाउट हो तो बतलाइएगा, है ना, बाकी एक बार लिख लीजिए, और लिख चुके हो तो डन कर दीजिए फटाफट से। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, है ना, अगला सवाल कीजिए। क्वेश्चन नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, है ना, क्वेश्चन नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इफ द फंक्शन fx इक्वल टू a प्लस 2x क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 9ax माइनस 1 is always decreasing for x belongs to R, then find a। then find a। करिए सॉल्व एक बार। आयुष इज राइटिंग माइनस इंफिनिटी से 3 क्लोज। ओके चलो देखते हैं। इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 is the always decreasing for x belongs to R, then find the value of a। then find the value of a। okay तो हम a की वैल्यू कैसे निकालें, डिक्रीजिंग है for x belongs to R, है ना, डिक्रीजिंग है। देखो डेरिवेटिव तो निकालना ही चाहिए आपको, डेरिवेटिव तो निकालना चाहिए। तो डेरिवेटिव जब निकालोगे आप इसका तो कितना देगा, 3 इंटू ए प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a, यही आना चाहिए, यही आना चाहिए, है ना। अगर मुझसे कोई कहता है कि भाई सुनना, अगर मुझसे कोई कहता है, अगर मुझसे कोई कहता है कि भाई ये डिक्रीजिंग है x बिलोंग्स टू r के लिए, डिक्रीजिंग है x बिलोंग्स टू r के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, है ना, डिक्रीजिंग है x बिलोंग्स टू r के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई बोलता है कि दिस इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r, तो मुझे लगता है कि इसको लेस देन 0 करना चाहिए, है ना। इसमें मैंने एक चीज और बतलाई थी कि ऐसा जरूरी नहीं कि नेगेटिव हो तो ठीक है डिक्रीजिंग है ना, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है
कि किसी पॉइंट पे इक्वल टू जीरो हो, किसी पॉइंट पे इक्वल टू जीरो हो, किसी पॉइंट पे इक्वल टू जीरो हो और उसके आजू बाजू एफ डैश एक्स नेगेटिव हो। ध्यान सुनिएगा, है ना, बहुत ध्यान सुनिएगा, नहीं तो यहाँ पे गलतियां बहुत बच्चों की होती है। तो मैंने क्या कहा कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो वैसे देखो क्वाड्रेटिक के 6 ग्राफ्स हैं, क्वाड्रेटिक के टोटल 6 ग्राफ्स हैं। अब बोलोगे सर कैसे क्वाड्रेटिक के 6 ग्राफ्स हैं? एक तो ऐसा ग्राफ है, एक ऐसा टच करने वाला ग्राफ है, एक ऐसा इंटरसेक्ट करने वाला ग्राफ है, फिर एक ऐसा नीचे की साइड वाला ग्राफ है, फिर एक ऐसा नीचे से टच करने वाला ग्राफ है, फिर एक ऐसा इंटरसेक्ट करने वाला ग्राफ है। आप देख लो। अब मेरे से कोई पूछता है क्या ये पॉसिबल है डिक्रीजिंग के लिए, क्या ये पॉसिबल है? आई विल से नो, आई विल से नो। क्यों भाई? क्योंकि ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है ना, ये इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ, इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ। अगर ये इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ है दोस्त, तो ये देखना, ये इस वाले केस में तो पॉजिटिव हो गया, तो भाई ये तो इंक्रीजिंग का हो गया, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ में इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहा है, तो नॉन मोनोटोनिक हो गया, है ना। क्योंकि कुछ पार्ट एफ डैश एक्स का पॉजिटिव है, ये पार्ट जैसे एफ डैश एक्स का पॉजिटिव है, ये पार्ट में एफ डैश एक्स नेगेटिव है और इधर फिर से पॉजिटिव है, यानी इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहा है, मतलब ये हमारा ग्राफ नहीं है। ये वाला ग्राफ पॉसिबल है, ये वाला ग्राफ पॉसिबल है। कोई पूछे कि सर ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, तो आई विल से यस, ये भी पॉसिबल है। अब यहां बच्चे गलती कर देते हैं, ये वाला केस बच्चे मिस कर जाते हैं। क्यों सर? क्योंकि देखो यहां एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, यहां एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, बट लेफ्ट में भी एफ डैश एक्स नेगेटिव है और राइट में भी एफ डैश एक्स नेगेटिव है। तो कल ही ग्राफ बतलाया था कि अगर लेफ्ट और राइट दोनों जगह एफ डैश एक्स नेगेटिव हो और ए पे डैश जीरो हो रहा हो, याद कीजिएगा, तो ए पे फंक्शन क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो मुझे कहता है कि डिक्रीजिंग फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, तो बेटा इस पॉइंट के लिए भी फिर कैसा होगा? ये डिक्रीजिंग, और हर जगह एफ डैश एक्स के अलावा नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा। तो ये भी ग्राफ पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है क्योंकि इसमें इंक्रीज भी है, इसमें डिक्रीज भी है। अगर इंक्रीज भी है और डिक्रीज भी है तो ये ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। अब एक चीज सुनिएगा ध्यान से कि अगर इन दोनों केसेस को अगर अप्लाई करना है तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट से काम नहीं चलेगा बेटा, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी गड़बड़ करेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों साइड में देखिएगा नेगेटिव होगा, है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। अगर ऐसे ग्राफ चाहिए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि पैराबोला उल्टा खुलना चाहिए। तो 3 टाइम्स a प्लस 2 इज नेगेटिव, मतलब a हैज टू बी लेस देन -2। सर डिस्क्रिमिनेंट पे क्या कंडीशन लगेगा? तो सर डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन लगेगा इसके लिए नेगेटिव और इसके लिए d जीरो, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू जीरो का कंडीशन लगेगा। सिर्फ इक्वल नहीं, सिर्फ लेस देन नहीं, इक्वल टू भी लगेगा। तो एक तो ये हो गया, और डिस्क्रिमिनेंट यहां से निकालिए, 36a² माइनस 36 इंटू 3 और इंटू a प्लस 2 हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 0। तो भैया 36 तो बाहर गया, 36 आए, 36 गए, और इधर a कॉमन, अंदर a -3a-6, यानी a इंटू -2a -6, यानी -2 उधर भेज दो, है ना। तो a इंटू a प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और a लेस देन इक्वल टू -3 बच्चों। तो भाई मेरे इसका और इसका इंटरसेक्शन होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो ग्रुप, तो फाइनल आंसर आपका आएगा a बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3, -इंफिनिटी से -3। दिस इज द फाइनल आंसर। 3 पे क्लोज आएगा, ध्यान रखिएगा। दैट्स ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट fx इक्वल टू 2/3 x की पावर 9 माइनस x की पावर 6 प्लस 2x क्यूब -3x² प्लस 6x - 1 is always increasing
इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। करिए भैया, हो जाए तो बताइए। बिकॉज ऑफ एक्स की पावर 8, अरे होगा गजब। हेंस प्रूफ का मजा ही यही है ना, क्योंकि वो ट्रू है तो आप कोई भी लॉजिक दे दीजिए, बिकॉज द सन राइजेस इन द ईस्ट सो इट इज ट्रू। लगेगा कि हाँ कनेक्ट भी कर रहा है, ये देखो सन राइजेस इन द ईस्ट है और ये इंक्रीजिंग है, कनेक्ट कर गया है ना। तो हेंस प्रूफ का मजा ही बस इतना ही सा है कि आप कुछ भी बोल दो, है ना, सही हो गया। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑफ कोर्स 2/3 इंटू 9 इंटू एक्स की पावर 8 माइनस 6 एक्स की पावर 5 प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 6 कुछ ज्यादा ही आ गया, बाहर निकालते हैं। अंदर बनेगा एक्स की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, है ना। हमें इसको इंक्रीजिंग प्रूव करना है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यही मुझे हेंस प्रूफ में ना बड़ा मजेदार सा लगता है ना। जैसे अभी मैं क्वेश्चन पूछता कि फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, तो 99% बच्चे सोचते रहते हैं क्या करें, कैसे होगा, है ना, पक्का पॉजिटिव आ जाएगा क्या, 2-3 वैल्यू रख के देखेंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बोलेंगे सर हो गया अटेम्प्टेड। और जैसे भी इंक्रीजिंग तो सर एक्स की पावर 8 है, हो गया, पॉजिटिव के लिए सर ये, नेगेटिव के लिए सर ना। तो खतरनाक माहौल बन जाता है ना, माहौल ही खतरनाक हो जाता है। तो देखिए समझिए, है ना, कुछ भी रैंडमली मत बोल दीजिए, है ना, कि सर हो गया क्योंकि हेंस प्रूफ था सर। यहाँ पे हाँ एक चीज हम बोल सकते हैं कि भाई एक्स नेगेटिव तक तो बात जमती है, कि भाई अगर एक्स नेगेटिव ले लें या जीरो भी ले लें, है ना, जीरो भी ले लें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्स नेगेटिव पे देख सकता हूं कि एक्स की पावर 8 एक पॉजिटिव संख्या है। इसकी बात करें, है ना, इसकी बात करें, देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, इसकी बात करें, बताओ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव है तो एक्स की पावर 5 तो नेगेटिव होगा, बट माइनस साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर की बात करें, पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस 1 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इस केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, इस केस में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो पक्के से कुछ भी अभी डायरेक्टली नहीं बतला सकते, हाँ, लेकिन अगर x 1 से बड़ा है, 1 या 1 से, तो भी पॉजिटिव। अब बोलोगे सर कैसे, बेटा आपने लिखा तो वही था, तो मैं कैसे समझूंगा कि आपने क्या बोला है। तो x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए आप देखिएगा ये क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। नहीं, फॉर एनी नंबर ये सब सही नहीं है बेटा, है ना, फॉर एनी नंबर ये सही नहीं है। कोई बोले x की पावर 8 इज ग्रेटर देन x की पावर 5 फॉर ऑल x, ये सरासर बकवास है बेटा। 0 से 1 में अगर ले लेंगे ना तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, छोटी, और ये क्वांटिटी हो जाएगी बड़ी, तो ये नेगेटिव है 0 से 1 के लिए, है ना। हालांकि हेंस प्रूव है तो आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, एवरीवन इज डूइंग द सेम थिंग। आप भी बहती गंगा में पैर धो, मतलब सॉरी हाथ धो लो, है ना, आप भी धो लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए बात करेंगे ना तो ये पॉजिटिव है, क्यों सर, क्योंकि 1 से बड़ा है तो पावर को बढ़ाएंगे ना तो क्वांटिटी बढ़ती है, तो यानी x 1 से बड़ा होगा तो x की पावर 8 x की पावर 5 से बड़ा होगा, मतलब ये पॉजिटिव है। और x स्क्वायर भी x से बड़ा होगा, x 1 से बड़ा के लिए, 0 से बड़े के लिए नहीं। तो x 1 से बड़े के लिए हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये क्वांटिटी भी कैसी है, पॉजिटिव, यानी ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। एक जगह फंस गया है मामला, 0 से 1, है ना, 0 से 1। बाकी कुछ बच्चों ने तो देख के ही बतला दिया कि पॉजिटिव है, क्योंकि दिया ही हुआ था हेंस प्रूफ, है ना, तो तुरंत ही बता दिया। बताओ भाई 0 से 1 के लिए बताओ। कुछ क्या, मेरे ख्याल सभी बच्चों ने वैसे ही किया है 0 से 1 के लिए बताओ, चलो। एक प्रियांशु राजपूत का थोड़ा सा सही सा लग रहा है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से मैं ही बतला देता हूं, है ना, क्योंकि नहीं तो समय काफी ले लेंगे। 0 से 1 के लिए हमको थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे देखिए, x की पावर 8 और इन दोनों को क्लब कीजिए दोस्त,
इन दोनों को, तो इन दोनों को क्लब कीजिएगा ना तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5, और फिर इन दोनों क्लब कीजिए 1 माइनस एक्स। तो जब x 0 से 1 लोगे ना तो ये तो पॉजिटिव है ही बॉस, और ये भी पॉजिटिव हो गया। क्यों सर? 0 से 1 में पावर कम है तो क्वांटिटी बड़ी है। और यहां भी देखिएगा x 0 से 1 है तो 1 में से घटाओगे 0 से 1 के बीच का नंबर, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसलिए ये पॉजिटिव है ना। तो अब दिख रहा है कि भाई हर एक x के लिए सर ने दिखा दिया विथ एवरी काइंड ऑफ लॉजिक कि भाई कैसे ये पॉजिटिव है ना, कोई अजम्पशन नहीं कर दिया है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देख लो, अगर हो गया हो तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। The set of integral values of b for which करके जरूर देखिएगा, काफी अच्छा सवाल है ना। ये बिल्कुल आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बढ़िया कर देगा अगर आपने सॉल्व कर लिया तो। द सेट ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बी, या सेट ऑफ इंटीग्रल नहीं, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी लिख दो, है ना। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी, है ना, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बी नहीं, वैल्यूज ऑफ बी लिख दो। The set of values of b for which fx equal to sin 2x minus 8 times b plus 2 cos x minus 4b square plus 16b plus 6 into x is decreasing for x belongs to R and has no critical points। इसका डेफिनेशन अभी मैं लिखवा दूंगा। And has no critical points, है ना, इसका डेफिनेशन अभी मैं लिखवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड। Consider the function fx equal to x cube minus 9x square plus 15x plus 6 for x lying between close 1 से close 6 and gx is minimum of f of t। ध्यान से देखिएगा, इस फंक्शन के बारे में थोड़ा सोचिएगा कैसे डिफाइन करेंगे। बेसिक से थोड़ा सा चलिएगा तो शायद समझ में भी आ जाए। बाकी बहुत जल्दी अगर आपने पहले कंक्लूजन निकाल लिया और उसके बाद आपने सोचा कि अरे अब इसमें क्या करें, तो एक अलग बात है। तो कंक्लूजन निकाल के मत सॉल्व कीजिएगा कि हाँ यार पहले तो हम बता ही देते हैं कि यही होगा, और फिर अब कर लिए सॉल्व, हो गया। ठीक है, लिख लिया तो नेक्स्ट पेज पे चलेंगे गाइस। कंसीडर द फंक्शन fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 6 एंड सो ऑन। इसके बाद मैं इसका 4 ऑप्शन बतलाता हूं, है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड, है ना। अब मैं डिक्टेट कर रहा हूं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड, तो लिखिएगा आगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड, फर्स्ट ऑप्शन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड, फर्स्ट ऑप्शन, gx is differentiable at x equal to 1। फर्स्ट ऑप्शन, gx is differentiable at x equal to 1। फर्स्ट ऑप्शन, gx is differentiable at x equal to 1। gx is differentiable at x equal to 1, second option।
फर्स्ट ऑप्शन gx is differentiable at x equal to 1. सेकंड ऑप्शन gx is discontinuous at x equal to 6 ना। पहला ऑप्शन है gx is differentiable at x equal to 1, दूसरा ऑप्शन है gx is discontinuous at x equal to 6, तीसरा ऑप्शन है gx is continuous and derivable at x equal to 5, तीसरा ऑप्शन है gx is continuous and derivable at x equal to 5, gx is continuous and derivable at x equal to 5, and चौथा ऑप्शन है gx is monotonic in open 1 से open 5, gx is continuous and differentiable at x equal to 5 या derivable at x equal to 5, and last option है gx is monotonic in open 1 से open 5। लिख लिया क्या? चलिए, अगर लिख लिया बच्चों तो इसको करके जरूर देखिएगा, दोनों सवाल अच्छे सवाल हैं, है ना, कोई भी सवाल हल्का नहीं है, ढंग से कीजिएगा अटेम्प्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट गाइस, होमवर्क भी था ना यार, होमवर्क भी था शायद, होमवर्क था ना। एक बार होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं ना, उसके बाद अगर समय मिलता है तो फिर से करते हैं ना। एक बार होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, अगर टाइम मिलता है तो फिर से कर लेंगे। एक्सरसाइज 2 था शायद, है ना। एक बार एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो आपको, है ना, अगर लगेगा तो फिर आगे बढ़ा लेंगे। एक्सरसाइज 2 जो डाउट से लिख के बतला दीजिए, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे मतलब पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का ए, भाई साहब 12 का ए तो बड़ा मुश्किल है यार, क्योंकि है ही नहीं तो कैसे बताएंगे। मतलब एक डाउट आया वो भी एग्जिस्ट नहीं करता इतनी देर में एक डाउट आया है बट वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है। चलो चेंज हुआ कुछ। 13 का ये हो गया, थोड़ा सा बदल गया है। चलिए देखते हैं क्या है। क्या बोले, मैन 1.5 मीटर टॉल वॉक्स अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट 4.5, अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ ऐसा है, एक 4.5 मीटर टॉल शायद लैम्प पोस्ट है, और बंदे की जो हाइट है, बंदा 1.5 मीटर का है ना, बंदा 1.5 मीटर का है। है ना, ऐसा कुछ है, बंदा 1.5 मीटर का है, तो मान लीजिए यहाँ कहीं होगा, है ना, यहाँ कहीं मान लिया हमने 1.5 मीटर का बंदा, 1.5 मीटर, और ये है 4.5 मीटर का लैम्प पोस्ट। अ मैन वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, हाँ, तो इधर की साइड ये भाग रहा है, मतलब चल रहा है, और ये इसकी स्पीड है शायद 4 किलोमीटर प्रति, है ना, समझ गए होंगे भैया, 4 किलोमीटर प्रति, है ना। हाउ फास्ट इज द फार्दर एंड ऑफ द शैडो, अच्छा अच्छा अच्छा, शैडो की बात हो रही है, यानी फिजिक्स में कमी रहेगी भाई। चलो, लेकिन लैंप पोस्ट, यहाँ लैंप जल रहा होगा, तो जो शैडो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। बहुत एग्जैक्ट आया भाई, बहुत ही एग्जैक्ट आया। तो जो शैडो का लेंथ होगा, मुझे लगता है वो लेंथ ये है बंदा, है ना, और ये लैंप जो है, फिर लैंप पोस्ट है, तो लैंप होगा ऊपर, है ना, उसके हिसाब से शैडो बना होगा। इसकी लेंथ हमने मान ली x, इसकी लेंथ हमने x मान ली, है ना, और इसकी लेंथ हमने y मान ली दोस्त। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि इस वाले पॉइंट का जो है ना, रेट ऑफ चेंज बोल लो, या जिस स्पीड से भग रहा है ये, तो हम लोग बोले कि dy बाई dt हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, dy बाई dt कितने के बराबर दिया हुआ है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, ठीक है। आपको बोले सर अब आगे क्या करोगे,
तो मैं एक कंस्टेंट रिलेशन लिख रहा हूं एक्स और वाई में। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये वाला छोटू ट्रायंगल और ये बड़ू ट्रायंगल। तो छोटू ट्रायंगल में एक्स अपॉन 1.5 और बड़ू ट्रायंगल में ये एक्स प्लस वाई अपॉन 4.5। तो मुझे लग रहा है कि 3 टाइम्स हो जाएगा, और इसको इधर लाओगे तो 3x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो आई थिंक y इज 2x, और यहां से फिर dy बाई dx इज 2 टाइम्स dx बाई dt, है ना, 2 टाइम्स dx बाई dt। तो मेरे ख्याल से बोल रहा है कि हाउ फास्ट द फार्दर एंड ऑफ द शैडो मूविंग ऑन द पेमेंट, मतलब ये कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब कितनी स्पीड से चल रहा होगा। तो मैं क्या कहूंगा कि इसका रेट ऑफ चेंज बतलाना, मतलब यहां से अगर हमने सबको मेजर किया है तो x प्लस वाई का रेट ऑफ चेंज बतलाना। तो x प्लस वाई का रेट ऑफ चेंज होगा d अपॉन डी टी ऑफ दिस। तो dx बाई dt वहां से मुझे दिख रहा है कि अगर ये 4 है तो dx बाई dt है 2 और प्लस 4, मुझे लग रहा है 6 आना चाहिए इसका आंसर। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लो ये तो मैंने कर दिया यार। अब और कोई सवाल बच्चों? एक्सरसाइज 2 में है तो बताइएगा। नमस्ते तुरु जी, नमस्ते। अरे क्विज का क्या एक्सप्लेन वीडियो आएगा यार, ये तो अपन ने कराई है क्लास के अंदर। fx1 ले लो, एक्स रेशनल के लिए एक बच्चे ने आंसर भी डाला था। हाँ वो 4 ऑप्शन वाला था, उसका एक ऑप्शन था, सही कह रहा प्रियांशु। सिमिलर क्वेश्चन नहीं था बेटा, सेम क्वेश्चन कहते हैं उसको। तो fx1 ले लो फॉर एक्स रेशनल, -1 ले लो फॉर इरेशनल, तो कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, और जब आप उसका मॉड लीजिएगा तो मॉड हमेशा 1 हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। 7 का 1, ये लो 7 का 1। जो सवाल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं बच्चे। 12 का पहले ए पूछ लिया, फिर अब 7 का 1 आ गया। देख लो भाई, कोई और डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए ठीक है, फिर तो आगे ही बढ़ते हैं, है ना। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आ रहा है। होमवर्क क्लास में देते हैं। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज। या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, और इसका एक और नाम है ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम। ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम, है ना, ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम। ठीक है भाई, तो अब हम बात कर रहे हैं क्या, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम एंड ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि अरे 3-3 टॉपिक सर एक टॉपिक में ही करेंगे, पता नहीं यार थोड़ी, मेरे को आइडिया नहीं है इसका। खैर कोई बात नहीं,
कंटेंट मुझे लग रहा है कि उसमें कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं करते होंगे 20 सेकंड के अंदर, है ना, तो चलने दीजिए, क्या दिक्कत है। तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम, है ना, ग्लोबल, हाँ आगे कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है सही बात है प्रियांशु। तो हमने ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम एंड ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम, है ना, इनके बारे में बात करें तो किसी को लग रहा है 3 टॉपिक एक टॉपिक में हो रहा है, नहीं, ये एक ही टॉपिक है, नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है, और नाम अलग अलग है। और हम लोग अगले चैप्टर में जिसमें मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे उसमें हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम या रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम के बारे में बात करेंगे। दैट इज डिफरेंट देन दिस, दैट इज डिफरेंट देन दिस। कैसे डिफरेंट होगा वो उसी दिन पता चलेगा। फॉर द टाइमिंग जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम, इन टर्म्स को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। जब भी ये टर्म्स आए ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम, है ना, तो इन ये जब भी टर्म्स आए ना तो ध्यान रखिएगा कि एक फंक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू एक इंटरवल में बतलाना होता है, उस इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू के बारे में बतलाना होता है और उस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू के बारे में बतलाना होता है। क्या क्या, फिर से एक बार, कि अगर कभी भी बोलता है कि भाई ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम, इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंटरवल दिया रहेगा, क्वेश्चन में हमेशा एक इंटरवल दिया रहेगा, उस इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू या उस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू आपसे पूछेगा, है ना, उस इंटरवल की सबसे बड़ी या उस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू आपसे पूछेगा, ठीक है ना। अब मैं जिस फंक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं वो फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए। कोई बोले सर कंटीन्यूअस नहीं है तो क्या करेंगे, तो कंटीन्यूअस नहीं है तो फिर ग्राफ बनाते हुए काम कीजिएगा, है ना, अगर कंटीन्यूअस नहीं है तो ग्राफ बनाते हुए काम कीजिएगा, तभी आप ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज बतला पाइएगा, ठीक है। तो अभी फॉर द टाइमिंग आई एम अज्यूमिंग कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस, है ना। तो इसमें कुछ लाइन लिख रहा हूं मैं, चंद लाइनों के साथ इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चाहो तो तुम लिखना चालू कर दो, मैं थोड़ा सा एक लाइन ऐसे ही लिख देता हूं। इफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज ए से क्लोज बी, यह फंक्शन मतलब जो इंटरवल दिया रहा है ना, यह फंक्शन इज y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज ए से क्लोज बी, देन एंड पहला है if a function y equal to f(x) is continuous in close a से close b and पहला पार्ट हमने, हाँ, and y equal to f(x) is increasing in a to b and y equal to f(x) is increasing in a to b। मतलब क्या कह रहा है कि y equal to f(x) क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, a से b में क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। y equal to f(x) a से b में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, तो यानी कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स इंक्रीज कर रहा है ए से बी में, तो मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा जानता है, क्या जानता है भाई, बच्चा बच्चा, है ना, बच्चा बच्चा जानता है कि अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बना रहा होगा ए से बी में, है ना। तो अगर ऐसा कुछ बना रहा होगा तो इस इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू ए पे आएगी और सबसे बड़ी वैल्यू कहां आएगी, बी पे। यानी हम लोग बोलेंगे कि देन इन क्लोज ए से क्लोज बी, देन लीस्ट वैल्यू occurs at x equal to a, that is f of a, लीस्ट वैल्यू होगा, एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू occurs at x equal to b, least value occurs at x equal to a and the greatest value occurs at x equal to b, that is f of b। ये क्लियर है क्या, फिर सेकंड पार्ट में चलेंगे। तो लेकिन अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है, टूटा फूटा नहीं है बीच में, क्लोज ए से क्लोज बी में, और फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यू इंक्रीजिंग है, तो लेकिन ए पे लीस्ट वैल्यू आएगा और बी पे ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा। अगर ये क्लियर है तो सेकंड बात करेंगे, है ना। सेकंड, y इक्वल टू एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन ए से बी, y equal to fx is decreasing in a to b। तो अगर y equal to fx डिक्रीजिंग है a से b में, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना।
डिक्रीजिंग है तो हेलो ने देन ग्रेटेस्ट वैल्यू occurs at x equal to a and least value occurs at x equal to b. And least value occurs at x equal to b. देख लीजिएगा. डन है. इन दोनों के बाद जैसे ये तो हो गया मोनोटोनिक, एक बार इंक्रीजिंग एक बार डिक्रीजिंग, तो फिर नॉन मोनोटोनिक के बारे में अब बात करेंगे अगर लिख लिया हो तो. चलिए तीसरा पार्ट, y equal to fx is non monotonic, then greatest and least values, can occur. अब इसमें आपको प्रोबेबल पॉइंट बताया जाएगा. नहीं, अब अगर फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है तो किस तरह की नॉन मोनोटोनिसिटी नहीं पता कि पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर वो फंक्शन टू फंक्शन अब वैरी करेगा अब चीजें, है ना. लेकिन आपको प्रोबेबल पॉइंट्स बतला दिए जाएंगे कि इन्हीं किसी पॉइंट में से किसी पॉइंट पे ग्रेटेस्ट या लीस्ट आएगा. तो अल्लाह बोले कि y इक्वल टू fx इज नॉन मोनोटोनिक, देन ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यूज कैन अकर एट, कहां अकर कर सकते हैं खुद ही सोचो. एट, है ना, कंटिन्यूअस तो मान रखा है मैंने, है ना, एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, है ना. एंड पॉइंट्स पे भी आ सकते हैं ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज, है ना. और पॉइंट्स वेयर f dash x equal to 0 or does not exist. f dash x equal to 0 or does not exist. देखो एक तो हो सकता है कहां पे हो, एंड पॉइंट्स पे आ जाए, है ना, ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यूज एंड पॉइंट्स पे आ जाए ए और बी पे. बीच में कैसे आ सकता है ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू, तो हुआ होगा कुछ कि या तो थ्रू आउट इंक्रीज करके फिर डिक्रीज किया होगा, तो इंक्रीज करके डिक्रीज किया होगा तो dy बाई dx 0 हो गया होगा, या फिर इंक्रीज करके डिक्रीज किया होगा तो चोंच बनाता हुआ नीचे आया होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है ना, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है. तो या तो चोंच बना के आएगा, चोंच बना के आएगा तो डैश क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट. यानी जहां भी ग्रेटेस्ट और लीस्ट अकर करेगा अदर देन एंड पॉइंट्स, जहां भी ग्रेटेस्ट और लीस्ट अकर करेगा अदर देन एंड पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स पे डैश या तो 0 होगा या डैश एग्जिस्ट नहीं करेगा. जैसे अगर कोई बोले कि सर आप देखिए फंक्शंस लाइक दिस, कि यहां से चालू हुआ भाई, है ना, जैसे यहां से ओ नो, इस तरह का कोई फंक्शन मान लीजिए आप कि ये है आपका a और ये है b. तो अभी तो मैंने एक रैंडम ग्राफ बना दिया ना, कहां कहां ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू अकर करने की संभावना है. जैसे यहां देख सकते हो ग्रेटेस्ट अकर कर सकता है पूरे इंटरवल का, है ना. तो ये अगर सेम हाइट है तो अलग बात है, और नहीं तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता हूं मैं इसको, है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता हूं. वैसे सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मान लो. तो अब आप देख सकते हो ग्रेटेस्ट वैल्यूज फंक्शन का यहां आएगा, और लीस्ट वैल्यू यहां तो नहीं है, यहां पे लीस्ट वैल्यू है, आप देखो यहां पे लीस्ट वैल्यू. तो इस इंटरवल का लीस्ट वैल्यू कहां है, जहां f dash x 0 है या डज नॉट एग्जिस्ट है. ये फंक्शन टू फंक्शन डिपेंड करेगा, है ना, फिर बार बार कह रहा हूं. तो या तो एंड पॉइंट्स पे भी हो सकता है, कोई बोले कि सर ये गिरता गिरता बिल्कुल बहुत नीचे आ गया, तो ऑफ कोर्स हम लोग बोले एंड पॉइंट्स पे भी लोएस्ट ग्रेटेस्ट और लीस्ट हो सकता है ना. या फिर कहां हो सकता है,
जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो या फिर क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो। अगर कोई बोले सर कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं है, तो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं है तो फिर आपको ग्राफ से फील लेना पड़ेगा, ग्राफ से फील लेना पड़ेगा। क्लियर है क्या सबको? देख लो, फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज find the greatest and least values of following. पहला है fx equal to e की पावर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इन माइनस 5 to 5। दूसरा है cos 3x माइनस 15 cos x प्लस 8 in पाई बाई 3 से 3 पाई बाई 2। करिए, कम से कम एक तो डिस्कस कर लेते हैं, पहला वाला डिस्कस करेंगे तो इसलिए पहला वाला तो कम से कम सॉल्व कीजिए, दूसरा भी हो जाएगा तो देख लेंगे, नहीं तो पहला वाला तो कीजिए कम से कम। ग्रेट गाइस, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर। इसको डिफरेंशिएट करके हमें सबसे पहले चेक करना है कि फंक्शन मोनोटोनिक है या नॉन मोनोटोनिक है। तो जब आप इस पे आइएगा ना तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2x माइनस 4। तो बच्चों बहुत क्लियर है कि ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, क्योंकि हमारा इंटरवल है -5 से 5, तो -5 से 5 में 1.2 जरूर होगा, है ना, जहां पे ये f डैश 0 हो रहा है। तो यानी अगर ये नॉन मोनोटोनिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 के आगे पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, तो नॉन मोनोटोनिक है तो हमें थर्ड वाले टाइप में जाना पड़ेगा। थर्ड वाले टाइप में हमें देखना पड़ेगा कि कहां कहां पॉसिबिलिटी है, किस चीज की, मैक्सिमम मिनिमम की कहां कहां पॉसिबिलिटी है गाइस, है ना, तो हमें देखना पड़ेगा ये। तो एक तो हो गया एंड पॉइंट्स, एक तो हो गया आपका एंड पॉइंट्स, और दूसरा वो पॉइंट्स जहां f डैश x 0 या नॉट डिफाइंड हो। तल्ले एंड पॉइंट्स में कौन कौन सा आ गया, -5 और 5, और f डैश x 0 f डैश x 0 2 पे हो रहा है, और डज नॉट एग्जिस्ट तो कहीं हो ही नहीं रहा, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना। और हम यहाँ fx की वैल्यूज निकालते हैं, चलिए। तो -5 पे 25 और 20, 45 3 48 e की पावर 48, काफी बड़ी वैल्यू है दोस्तों। और 2 पे मेरे ख्याल से 2 दूनी 4 3 7 -8, तो 1/e है ना, 1/e। और 3 पे 3 तिया 9 तिया 12, सॉरी 3 तिया 9 तिया 12, e की पावर 0 आ रहा है क्या ये, सॉरी 5 है, 5, 25 में से 20 गया 5, e की पावर 8। तो मुझे लग रहा है कि ये ग्रेटेस्ट वैल्यू तो यहाँ होगा, ये होगा, और लीस्ट वैल्यू ये होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? ऐसे ही सेकंड वाला करके देख लीजिएगा, फिर उसको हम लोग अगली क्लास में यानी कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और होमवर्क में आपका रहेगा एक्सरसाइज 2 आपने कर ही लिया है, नहीं किया तो भैया कंप्लीट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 3 में 14 सवाल हैं और एक्सरसाइज 4 में 5 सवाल है ना। तो एक्सरसाइज 3 में 14 क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज 4 में 5 क्वेश्चंस है ना, तो ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, है ना। 1 2 3 4 तो मैंडेटरी सब लोग करें ही करें, और बाकी 5 6 अगर कुछ बच्चों से नहीं हो पाता है या कुछ दिक्कत आती है तो अभी रहने दे सकते हैं, जेईई एडवांस के बाद आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 3 4 तो मैंडेटरी कीजिए। अच्छा हाँ, क्रिटिकल पॉइंट्स बतलाने वाले थे, दैट्स ग्रेट भार्गव। इसके लिए एक लाइन लिख लीजिए क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए।
क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एक लाइन लिख लीजिएगा, है ना, पॉइंट के लिए लाइन लिखिएगा, पॉइंट के लिए लाइन लिखिएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स में लिखिएगा those points in the domain of fx those points in the domain of fx where f dash x equal to 0 or does not exist, those points in the domain of fx where f dash x equal to 0 f dash x equal to 0 or does not exist, f dash x equal to 0 or does not exist is called as, those points in the domain of fx where f dash x equal to 0 or does not exist is called as critical points. Those points in the domain of fx where f dash x equal to 0 or does not exist is called as critical points. क्लियर है क्या? तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।